आज इस समय एक ऐसा मोड़ आया है जो सीधे आपके जेब और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, और इसलिए मैं एक स्पष्ट और संजीदा अंदाज में आपसे सीधे बात कर रहा हूं। इस मुद्दे का नाम है ईपीएस 95, और इस समय सरकार के अंदर जो संवेदनशीलता बनी है वो किसी भी पेंशनर के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। पेंशनर्स की मांगे सरल थी, पर उनकी मजबूरी गहरी है, और यही मजबूरी आज हर चर्चा बुजुर्गों तक पहुंचना चाहिए। अब सिर्फ बातें नहीं रही, हमने देखा है कि प्रतिनिधि नेताओं ने अपनी आवाज उठाई और सरकार ने सुना, और यह सुनवाई अब सिर्फ घोषणा भर नहीं रही, बल्कि अधिकारी स्तर की बैठकों के बाद एक औपचारिक प्रक्रिया में बदल चुकी है। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का संकेत दिया है, और इसका मतलब यह हुआ कि अगला कदम अब श्रम मंत्रालय के पास है, और श्रम मंत्रालय की सिफारिशें तय करेगी कि कितनी वृद्धि। यहां एक बहुत अहम बात ध्यान देने योग्य है, और मैं उसे साफ शब्दों में कहता हूं, सरकारी प्रक्रियाएं बहुधा धीमी होती है और उन पर कई तरह की पड़ताल हो सकती है, मगर इस वक्त जब राजनीतिक और सामाजिक दबाव मौजूद है और जब जनता की निगाहें इस मुद्दे पर टिकी है, तब वही प्रक्रियाएं अगर ईमानदारी से चले तो तेजी से भी परिणाम दे सकती है। इसलिए इस समय पेंशनर्स और उनके परिजन की रणनीति महत्वपूर्ण है, और उसे सामूहिक जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं। पहला, अपने स्थानीय प्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों से मिले, उन्हें अपनी समस्याएं बताइए और लिखित रूप में अनुरोध दे। दूसरा, सामाजिक मीडिया पर अपनी आवाज उठाइए, पर संयम और तथ्य के साथ, ताकि मामला भावनात्मक हल्ले से हटकर ठोस दावों की ओर जाए। तीसरा, श्रम मंत्रालय को पत्र लिखिए, और अगर संभव हो तो क्षेत्र के अन्य पेंशनर्स के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार कराइए, जिससे सरकार पर दबाव पड़े और श्रम मंत्रालय को दिखे कि मामला कितने लोगों का है। यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आंदोलन की शक्ति तब तक असरदार रहती है जब वो संयमित और संगठित हो। इसलिए अगर हालात वैसी ही बने रहे कि प्रस्ताव कमजोर निकले या देर हुई, तो पेंशनर्स को फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। पर याद रखिए, पहले कोशिश सदन और बयानों के माध्यम से होनी चाहिए, और उसके लिए आज की गतिविधियां ही निर्णायक होंगी। आर्थिक तर्क भी स्पष्ट है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाई दैनंदिन खर्च लिए पर्याप्त नहीं है। जब एक बुजुर्ग सिर्फ मामूली मासिक पेंशन पर निर्भर है, तो दवा और भोजन के बीच विकल्प बन जाते हैं। यह कोई स्वीकार्य स्थिति नहीं है। इसलिए मांग की न्यूनतम रकम को पर्याप्त स्तर पर लाया जाए, न्यायसंगत और वाजिब है। अब एक व्यावहारिक रूपरेखा जो श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच हो सकती है, उसे समझना भी जरूरी है। श्रम मंत्रालय प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसमें आवश्यक बजटीय प्रभाव, वित्तीय स्रोत और लागू करने का समयबद्ध रूपरेखा होगी। उसके बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक विवेचना करेगा। अंततः नीति के अंतिम रूप के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी आवश्यक हो सकती है। इस पूरे चक्र में जनादेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति अहम रोल निभाती है। इसलिए नागरिकों का दबाव और संगठित अनुरोध प्रक्रिया को तेज कर सकता है। पेंशनर्स के नेताओं ने जो कदम उठाए हैं, वे महज शोर नहीं थे, बल्कि सुनियोजित प्रतिबिंब थे। उनका मिलना और शीर्ष अधिकारियों से चर्चा करना ही इस प्रक्रिया की शुरुआत है। अब आगे का रास्ता यह होगा कि श्रम मंत्रालय किस तरह का प्रस्ताव लाता है। क्या यह पूर्ण रूप से मांग के अनुरूप होगा या कोई समन्वित और मध्यम मार्ग निकलेगा? यहां पर सक्रिय निगरानी की आवश्यकता है, और पेंशनर्स को हर चरण पर उपस्थित रहना होगा, ताकि प्रस्ताव तैयार होते समय उनकी आवाज झूठी या कमजोर न पड़े। आपका व्यक्तिगत योगदान कितना असर डाल सकता है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक एक हस्ताक्षर, एक एक पत्र और एक एक सोशल पोस्ट मिलकर बड़ा दबाव बना सकती है। इसलिए मैं कराइए, करीबियों के साथ मिलकर आप एक संगठित मांग का हिस्सा बन सकते हैं, जो नीति निर्माताओं के लिए अनदेखा नहीं होगी।
इस मुद्दे का एक बड़ा पहलू यह भी है कि अगर ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो उसकी लहर अन्य पेंशन योजनाओं तक दी जा सकती है। यह एक मिसाल बन सकती है और सरकार पर ऐसे दबाव बन सकते हैं कि वे बाकी योजनाओं की भी समीक्षा करने को बाध्य हों। इसलिए यह केवल व्यक्तिगत लाभ का मांग जो आप अपनी रणनीति में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले संयमित और तथ्यात्मक संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह या अस्पष्ट संख्या से बचें। दूसरा, अगर आप दस्तावेज या नोटिस के प्रमाण रखते हैं तो उन्हें साझा कीजिए ताकि आपके दावे विश्वसनीय रहे। तीसरा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में स्थानीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ समन्वय करने का प्रयास करें ताकि मायने रखती है। और दो, संगठित संगति से वही आवाज नीति तक पहुंचती है। अगर आप इसी वक्त सक्रिय हो जाएंगे तो परिवर्तन के अवसर बढ़ जाएंगे। इसलिए अब वक्त है कि आप जागरूक बने और अपने हिस्से की कोशिश शुरू कर दें। अब कुछ छोटे पर स्पष्ट अनुरोध जो मैं आपसे करता हूं, अगर आप इस रिपोर्ट को उपयोगी पा रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ताजा अपडेट आप तक समय पर पहुंचा सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी बताइए। अगर आपको दीजिए और लाइक करके हमारे काम को समर्थन दीजिए। एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। जैसा कि हमने देखा, अब अगला निर्णायक चरण श्रम मंत्रालय की सिफारिश होगी जब पेंशनर्स का दबाव और उनका सक्रिय भागीदारी दोनों मौजूद रहे। इसलिए सामाजिक का दबाव और उनका सक्रिय भागीदारी दोनों मौजूद रहे। इसलिए सामाजिक मीडिया पर लिखिए, स्थानीय प्रतिनिधियों को पत्र भेजिए और अपने साथियों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक कराइए। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं है, यह बुजुर्गों के सम्मान की भी है। हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का अधिकार है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन पर ध्यान दे। अगर आप ईपीएस 95 के तहत आते हैं तो यह आपका मुद्दा है और इसका नजदीकी तौर पर पालन करना आपका अधिकार भी है। दोस्तों, फिर से विनम्र अनुरोध, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी को अपने परिवार। प्रतिक्रिया इस मुहिम को मजबूत बनाएगी। आखिर में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे विषय में हम सतर्क रहेंगे और हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक देंगे। आप अपनी तरफ से भी तैयार रहें और जरूरी कार्रवाई तुरंत करें।